प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो केंद्रीय डॉगमा सिद्धांत है उसके बारे में। विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो में हमने डीएनए के बारे में, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल हैं जिनको आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया और उसी से संबंधित ये टॉपिक है अपना सेंट्रल डोगमा या जो केंद्रीय डोगमा सिद्धांत है वो आनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह की दिशा को बताता है। हम जानते हैं कि सभी जीवों में आनुवांशिक सूचनाएं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में पाई जाती हैं और वहाँ से वो प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। यानी प्रत्यक्ष रूप से वो प्रोटीन के रूप में हमें दिखाई देती हैं, जबकि वो डीएनए या आरएनए में निहित होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि आनुवांशिक सूचनाएं किस प्रकार से किस दिशा में गमन करती हैं। आइए जानें सेंट्रल डॉगमा के बारे में। जैसा कि ज्ञात है कि सभी सजीवों की संरचना, उनके गुण व उनमें होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के उत्प्रेरण हेतु प्रोटीन महत्वपूर्ण घटक है, अर्थात प्रोटीन जीवन का आधार है। यानी सभी सजीवों के शरीर में, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, कुछ जो बनने और टूटने वाली क्रियाएं हैं, वो प्रोटीन की उपस्थिति में होती हैं। यानी प्रोटीन एक प्रकार से जीवन का आधार है। अधिकतर सजीवों में इन प्रोटीन्स के संश्लेषण को डीएनए ही नियंत्रित करता है, किंतु जिनमें डीएनए अनुपस्थित होता है वहाँ आनुवांशिक आरएनए ही इनके संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन्स को बनाने वाले एमिनो अम्ल हेतु सूचनाएं डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ही संचित होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के खंड विशेष में क्षारों का अनुक्रम ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्मित करने वाले एमिनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण करता है। सेंट्रल डोगमा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1956 में क्रिक द्वारा डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन अणुओं के बीच पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने के लिए किया गया था। सेंट्रल डोगमा अवधारणा द्वारा ही यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार डीएनए से आरएनए तथा आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः न्यूक्लिक अम्लों व प्रोटीन के बीच संबंध ही सेंट्रल डोगमा कहलाता है। तो असल में सेंट्रल डोगमा क्या है, डीएनए और प्रोटीन के बीच क्या संबंध है, उसे ही सेंट्रल डोगमा कहते हैं। विद्यार्थियों, सजीवों के शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं या पदार्थ टूटते हैं, उन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। और उपापचयी क्रियाएं विद्यार्थियों हार्मोन्स या एंजाइम्स की उपस्थिति में होती हैं। सभी जो भी जैविक क्रियाएं होंगी वो एंजाइम की उपस्थिति में होंगी, जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, लिपिड उपापचय है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन की संरचना किस प्रकार की बनेगी किसी सजीव में, इसका निर्धारण डीएनए करता है। तो डीएनए या जिनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है उनमें आरएनए करता है। तो डीएनए या आरएनए और प्रोटीन में क्या संबंध है, सूचनाएं डीएनए से किस प्रकार से प्रोटीन निर्माण में सहायक होती हैं, यह संबंध ही क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा कहलाता है। हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि डीएनए में जो सूचनाएं निहित होती हैं, डीएनए से पहले आरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का, यानी जो मैसेंजर आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए, उसका निर्माण होता है और फिर उसके अनुरूप प्रोटीन बनता है और वह प्रोटीन प्रत्यक्ष रूप से सजीवों के शरीर को नियंत्रित करता है। तो सूचनाएं तो डीएनए में होती है, उसके बाद आरएनए में, और फिर उसके अनुरूप प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल डोगमा क्या है, न्यूक्लिक अम्लों व प्रोटीन के बीच जो संबंध है वह सेंट्रल डोगमा है। और सबसे पहले इस शब्द की चर्चा क्रिक ने की थी।
कोशिका में डीएनए स्व प्रतिकृतिकरण के साथ साथ ही सभी प्रकार के आनुवांशिक आरएनएज का भी संश्लेषण होता है। ये सभी आरएनएज विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अतः प्रोटीन संश्लेषण में पहले अनुलेखन के अंतर्गत डीएनए से आनुवांशिक सूचना एमआरएनए में स्थानांतरित होती है। इसके बाद अनुलिपिकरण यानी ट्रांसलेशन के दौरान यह संदेश एमआरएनए से प्रोटीन भाषा में अनुवादित हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले डीएनए से अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बाद अनुलिपिकरण या अनुवादन या ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है, एक दिशीय प्रवाह या रेखीय प्रवाह है। ये भी सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत आता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक दिशा में ही यूनिडायरेक्शनल होता है। यह संप्रेषण डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन के अनुक्रम में होता है। क्रिक 1958 के अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं के इस एक दिशीय प्रवाह को केंद्रीय डोग्मा या सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो क्रिक ने तो ये बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में प्रवाहित होती हैं, एक दिशीय रूप से प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में गमन ही केंद्रीय डोग्मा सिद्धांत कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत कहलाता है, जिसका प्रतिपादन क्रिक ने किया था। लेकिन इसके बाद बैरी, कामनर एवं टैमिन ने सजीवों में आनुवांशिक सूचनाओं के संचरण की अन्य अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। तो शुरू में क्रिक ने तो क्या बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में एक दिशीय रूप में गमन करती हैं। लेकिन टैमिन और बैरी कामनर ने बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह के कुछ अन्य तरीके भी हैं। इसके अंतर्गत टैमिन का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1964 में प्रतिलोमी अनुलेखन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। टैमिन ने बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं कभी कभी उल्टे रूप में भी प्रवाहित होती हैं, जैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। लेकिन ये तो सीधा रूप हो गया। लेकिन जब आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए से डीएनए की तरफ प्रवाहित हों तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलोमी अनुलेखन कहा जाता है। कुछ वायरस में इस प्रकार का होता है जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और आरएनए से डीएनए का निर्माण प्रतिलोमी अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। विद्यार्थियों, तो हम देख पा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा क्या है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा आरएनए बनेगा और आरएनए से ट्रांसलेशन यानी अनुवादन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन आरएनए से एक जो पिंक कलर का एरो है वो वापस डीएनए का निर्माण कर रहा है, नीचे की तरफ जो स्टार लगा हुआ है, और इसे ही क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, व्युत्क्रम प्रतिलेखन या प्रतिलोमी प्रतिलेखन कहेंगे। अब बात आती है आनुवांशिक सूचनाओं के प्रवाह की अवधारणाएं, यानी आनुवांशिक सूचना किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। तो डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के बीच आनुवांशिक सूचनाओं का संप्रेषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में 3 विचारधाराएं निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं। पहली विचारधारा है विद्यार्थियों, एक दिशीय प्रवाह, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। इसके अनुसार प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत आनुवांशिक सूचनाओं का संप्रेषण केवल एक ही दिशा में होता है। सर्वप्रथम ये सूचनाएं अनुलेखन की प्रक्रिया में एमआरएनए को डीएनए द्वारा स्थानांतरित होती हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के आरएनए के माध्यम से एमआरएनए इन सूचनाओं का प्रोटीन की भाषा में अनुलिपिकरण या अनुवादन करता है। इस विचारधारा को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी क्रिक ने जो बताया था वही बात एक दिशीय प्रवाह है कि जिसमें सूचनाएं, आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से पहले एमआरएनए की तरफ जाती हैं और एमआरएनए से फिर प्रोटीन की तरफ जाती हैं। तो जब सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन की तरफ जाएं तो इसे एक दिशीय प्रवाह कहते हैं और इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रवाह होते हैं
दूसरा है वृत्ताकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। यह अवधारणा सर्वप्रथम बैरी कामनर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनके अनुसार आरएनए को अनुलेखन के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से सूचना प्राप्त होती हैं। यानी आरएनए को सूचना डीएनए से प्राप्त होती है। डीएनए द्वारा संप्रेषित इन सूचनाओं का आरएनए द्वारा अमीनो अम्लों में अनुवादन होता है और प्रोटीन बनते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। यह क्रम आगे चलता है, अर्थात इसके बाद प्रोटीन अणु आरएनए संश्लेषण को निर्देशित करते हैं। यानी जो प्रोटीन है वो किसके निर्माण को निर्देशित करेंगे? आरएनए को। तत्पश्चात यह आरएनए अनुलेखन के द्वारा डीएनए संश्लेषण को निर्देशित करता है। अतः इस विचारधारा के अनुसार सूचनाओं का प्रवाह वृत्ताकार रूप से निरंतर संचालित रहता है। आप देख पा रहे हो बी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए की तरफ। और तीसरा रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए और फिर वहाँ से प्रोटीन, लेकिन आरएनए से जो वापस से डीएनए बन रहा है, व्युत्क्रम प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वह सूचनाओं का प्रतिलोमी या सूचनाओं का प्रतिलोमी प्रवाह, रिवर्स फ्लो होता है। तीसरा है प्रतिलोमी प्रवाह। यह अवधारणा सर्वप्रथम टैमिन द्वारा प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात 1970 में उनके द्वारा ही इनका परिवर्तित प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा को टैमिनिज्म भी कहा जाता है। टैमिन ने सर्वप्रथम आरएनए अर्बुद वायरस में एक विशेष एंजाइम आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज को पृथक या विमुक्त किया। इस एंजाइम को प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज भी कहा जाता है। इसमें एक रज्जुक वायरस आरएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त करके उससे द्विरज्जुक डीएनए का निर्माण कर सकने का विशिष्ट लक्षण होता है। अतः इस विचारधारा को प्रतिलोमी अनुलेखन अथवा प्रतिलोमी केंद्रीय डोगमा भी कहते हैं। क्रिक ने तो ये बताया कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन टैमिन ने बताया कि कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टैमिन के सम्मान में टैमिनिज्म भी कहलाती है। और यह किस एंजाइम के द्वारा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रतिलोमी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा यह होता है। तो इस प्रकार से ये आनुवंशिक सूचनाओं के 3 प्रवाह हैं, वन वे फ्लो, सर्कुलर फ्लो और रिवर्स फ्लो। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।